Assalamualaikum students, welcome back to Online English Academy. Wishing you all well. Today we move forward with our AIOU BS English Books Explanation Series with topic 5 that focusing on Unit 1.5 the definitions of educational psychology of page number 6 and 7 of course code 9072. So let's begin the topic. First read the book line. Psychologists have been defined in several ways by scholars. Below mentioned are some prominent definitions. Students, book के according different famous scholars जैसे B.F. Skinner, Crow and Crow, E.A. Peale, Steven, Trow, Judd ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है. इन डेफिनेशन से हमें क्लियर आइडिया ये मिलता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी असल में किस चीज़ की स्टडी करती है. According to B.F. Skinner, educational psychology is the area of psychology that focuses on teaching and learning. सबसे पहले बात करते हैं B.F. Skinner की. तो इनका पूरा नाम था बर्हस फ्रेडरिक स्किनर. इनका लाइफ स्पैन 1904 से 1990 तक का था. लेकिन लाइफ स्पैन का मतलब होता है जिंदगी का पीरियड कि कब से कब तक वो जिंदा रहे. तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे और इनकी जो फेमस बुक है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म. अप्रोक्सीमेटली इनके 21 बुक्स एंड 180 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं. नाउ लेट्स एक्सप्लेन द डेफिनेशन. तो इस डेफिनेशन में B.F. स्किनर कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग और लर्निंग को समझने की फील्ड है. उन्होंने बताया कि स्टूडेंट का बिहेवियर रिवार्ड और पनिशमेंट से चेंज होता है और इसी से स्टूडेंट की लर्निंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है. अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करें तो टीचर, लेट्स सपोज टीचर रिवार्ड देता है किसी भी स्टूडेंट को उसके होमवर्क कंप्लीट करने पर, तो नेक्स्ट टाइम वही स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे तरीके से होमवर्क कंप्लीट कर आता है. Now let's read the second definition. According to Crow and Crow, educational psychology describes and explains an individual's learning experience from infancy to old age. अगर क्रो एंड क्रो की बात की जाए तो लेस्टर डोनाल्ड क्रो एंड एलिस क्रो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, मैरिड कपल थे. एलडी क्रो का लाइफ स्पैन जो था वो 1893 से 1965 तक का था, जबकि एलिस क्रो का लाइफ स्पैन 1903 से लेके 1987 तक का था. अब जो लेस्टर डी क्रो थे, लेस्टर डोनाल्ड क्रो वो मेल थे, एलिस क्रो जो थी वो फीमेल थी. ये दोनों यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे. इनकी जो फेमस बुक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने भी 70 बुक्स पब्लिश की हैं. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी उस साइंस को कहते हैं जो इंसान के लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करती है. यानी इंसान इन्फेंसी का मतलब है बचपन से लेके बूढ़ी उम्र मतलब ओल्ड एज तक कैसे सीखता है और कैसे डेवलप करता है, इस प्रोसेस को एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है. वो ये भी कहते हैं कि लर्निंग सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती है, इंसान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है. लेट्स सपोज जैसे बचपन में बोलना सीखता है, स्कूल में सब्जेक्ट सीखता है और बड़ा होकर इंसान एक्सपीरियंस और स्किल्स से बहुत कुछ सीखता रहता है. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अनदर स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इन्होंने 2 डेफिनेशंस दी हैं इस यूनिट में. सो E.A. Peale स्टेट दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन. एंड उसके बाद पेज नंबर 7 के स्टार्ट में इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है जिसमें कहा गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द वर्ड्स ऑफ E.A. Peale असिस्ट द टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल्स. ये पीपल लोग नहीं है, शागिर्द हैं. द रेंज एंड द लिमिट्स ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर इंटरेक्शंस. तो अब बात करते हैं एडविन आर्थर पील की, जिनका लाइफ स्पैन 1911 से 1992 तक का था. ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे. इनकी जो फेमस बुक थी वो थी द पीपल्स थिंकिंग और द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन. तो पहली डेफिनेशन में ये कहते हैं कि एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी. यानी टीचर सिर्फ गेस करके नहीं पढ़ा सकता बल्कि उसे रिसर्च और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करना होता है ताकि लर्निंग को वो बेटर बना सके. उन्होंने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे टीचर है वो क्लासरूम में कोई भी टीचिंग मेथड यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन मेथड हो गया, एक्टिविटी करवा ली या तो फिर लेक्चर मेथड दे दिया, तो फिर वो ये देखता है कि स्टूडेंट को किस मेथड से ज़्यादा समझ आ रहा है. अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. उसमें कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को स्टूडेंट्स को समझने में हेल्प करती है. जैसे उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो किस तरह सीखते हैं और क्लास में दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से लें
तो अगर टीचर नोटिस करे कि कोई स्टूडेंट ग्रुप वर्क में शाय है तो वो टीचर उसे स्लोली इनकरेज करता है ताकि वो कॉन्फिडेंटली उसमें अब प्रैक्टिस करे ग्रुप वर्क में ही। तो पहली डेफिनेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन को साइंस की तरह स्टडी करती है और दूसरी डेफिनेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट समझने में हेल्प करती है। Students moving to the Tro's point of view, that Tro said the study of psychological aspects of learning context is known as the educational psychology. So इनका पूरा नाम था विलियम क्लर्क ट्रो। इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 1894 से लेके 1982 तक और ये यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे। इनकी जो फेमस बुक थी वो थी साइकोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग जो कि 1960 में पब्लिश हुई और इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी 1937 में पब्लिश हुई। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोकस लर्निंग एनवायरनमेंट और क्लासरूम सिचुएशन को स्टडी करना है। मतलब टीचर ये समझता है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट स्टूडेंट की लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो इस डेफिनेशन में इन्होंने एम्फेसिस किया है कि क्लासरूम की कंडीशन और कॉन्टेक्स्ट पर, ना कि सिर्फ स्टूडेंट के बिहेवियर पर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये एनालाइज करती है कि डिफरेंट लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब लर्निंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब है क्वाइट है, नॉइसी है, ग्रुप में है, इंडिविजुअल है, लाइक दिस। तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब इस डेफिनेशन को हम रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि अगर एक क्लासरूम क्वाइट और ऑर्गेनाइज्ड हो तो स्टूडेंट ज्यादा फोकस और इजीली सीख रहे होते हैं और अगर वही क्लासरूम नॉइसी या फिर क्राउडेड हो तो स्टूडेंट का अटेंशन ब्रेक होता है और वो लर्निंग उनकी स्लो कर देता है। Now let's look at another definition that according to Steven, the study of educational psychological growth and development is called the educational psychology. So students, John Mortimer Steven का लाइफ स्पैन 1901 से 1984 तक का था और इनका एकेडमिक वर्क कनाडा और यूएसए दोनों से रिलेटेड मिलता है, इसीलिए कई सोर्सेज में कनाडा और कई यूएसए लिखा होता है। इनकी जो फेमस बुक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ 1951 में पब्लिश हुई। तो स्टूडेंट्स वो ये डिफाइन करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोकस स्टूडेंट के एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना है। मतलब टीचर ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनकी लर्निंग कैसे इंप्रूव हो रही है और कौन सा फैक्टर उनकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इस डेफिनेशन में एम्फेसिस है कि कंटिन्यूस प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट पर, ना कि सिर्फ एक वक्त की लर्निंग या फिर आउटकम पर। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग और डेवलपमेंट में गाइड करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो क्लास 1 का जो स्टूडेंट है वो बेसिक रीडिंग और काउंटिंग सीखता है। क्लास 3 में वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और मल्टीप्लिकेशन सीख रहा होता है। फिर वही बच्चा क्लास 5 में लॉन्ग पैराग्राफ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रहा होता है। Now last definition but not least of page number 6, that educational psychology according to the Judd is a scientific study of the stages of learner's development from birth till adulthood. तो चार्ल्स हर्बर्ट जर्ड जिनका लाइफ स्पैन 1873 से 1946 तक का था और ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते थे। इनकी फेमस बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि 1939 में पब्लिश हुई और साइकोलॉजी ऑफ हाई स्कूल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 1915 में पब्लिश हुए। इसके अलावा भी इनकी कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि पब्लिश हुई हैं। तो इनकी डेफिनेशन के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लर्निंग और डेवलपमेंट को सिस्टमैटिकली स्टडी करने की साइंस है। मतलब टीचर ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट किस एज पर क्या सीख रहा है और ये डाटा यूज करके टीचिंग को बेहतर बनाते हैं। मतलब इसमें फोकस किया गया है लर्निंग के स्टेजेस पर, स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज पर और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने पर। स्टूडेंट्स अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो एक बच्चा नर्सरी में बेसिक वर्ड्स और कलर्स सीखता है। क्लास 5 में वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है और अडल्टहुड में वो जॉब स्किल्स और प्रोफेशनल लर्निंग डेवलप करता है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 की EAPL की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है थर्ड पॉइंट के साथ कंपैरिजन में ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो अब हम सेकंड लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का देखते हैं कि जिसमें लिखा है देयरफॉर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर टू प्रोवाइड वेज टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग of how teaching and learning take place in formal context. It addresses the significant issues including the interaction between parents and children, learning theories, teaching method and moral development.
तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का सिंपल ये मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि स्कूल या फिर क्लासरूम में टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है और उसे कैसे बेटर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि ये लर्निंग से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी करती है, जैसे कि टीचर और पेरेंट्स का इंटरेक्शन, मतलब स्टूडेंट की लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लर्निंग थ्योरीज बताती हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह सीखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स को भी बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और लास्ट में लिखा है कि मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ और बिहेवियर को भी समझा जाता है। In a nutshell, educational psychology is a scientific discipline that tries to find the answer to the question that why do some students learn more than others and how learning process can be improved. So simple words में एजुकेशनल साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह क्यों सीखते हैं और लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। So if you find this lecture useful for your studies, so like, subscribe and activate the bell icon. Don't miss the upcoming lecture Unit 1.6 of 9072 in this series. So till then, take care and Allah Hafiz.